भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात करता है। यह स्वतंत्रता यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता केवल पुरुष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पुरुष, महिला यानी प्रत्येक व्यक्ति और ट्रांसजेंडर समुदायों तक फैली हुई है। ऐसे में गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है कि आपके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए या आपको संबोधित करते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जिससे किसी भी तरीके की पुरानी या पूर्वधारणा ना दिखाई दे रही हो। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम इसी संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने एक हैंडबुक लॉन्च की है। यह हैंडबुक है महिलाओं के संदर्भ में और खासकर उन शब्दों के संदर्भ में जो पुरानी रूढ़िवादी परंपरागत दृष्टि को दर्शाते हैं। यानी कोर्ट में अब ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे प्रैक्टिस हो या कोई मामला दाखिल किया जा रहा हो या किसी मामले पर बहस चल रही हो। आइए देखते हैं हमारे आज के विषय को। आज का हमारा विषय है अफेयर, हाउसवाइफ जैसे शब्दों पर कोर्ट में लगेगी रोक, क्योंकि कोर्ट ने अब एक हैंडबुक जारी करते हुए कुछ खास शब्दों के लिए अलग शब्दों के इस्तेमाल की बात कही है। क्योंकि हम सभी जानते हैं समय बदलता है, परिवेश बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, नए नए नियम कानून लागू होते हैं। बात करें यदि भारतीय संविधान के बारे में, तो वह नित नए परिवर्तन को स्वीकार करता है। वह कहता है कि जैसे जैसे बदलाव होता जाए, देश राज्य के कल्याण के लिए जरूरी है नई नई योजनाओं को लाना। नए नए शब्द भी उसी के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे ताकि व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखा जा सके, यानी अनुच्छेद 21 को ध्यान में रखा जा सके। आइए देखते हैं कि आज के सेशन में इसी संदर्भ में किन किन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे खबर कहाँ प्रकाशित हुई है, इसके बाद यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है, इसके बाद जानेंगे कि अभी हाल ही में जिस हैंडबुक की चर्चा चल रही है वह हैंडबुक है क्या, इनमें कौन कौन से खास शब्द लिए गए हैं जिनके बदलावों की बात चल रही है। हम कुछ शब्दों पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद जानेंगे कि न्यायाधीशों के लिए सही शब्दों का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा है कि न्यायाधीशों के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि वे दर्शाते हैं कि समाज में आगे कैसे परिवर्तन होने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे अन्य देशों के संदर्भ में कि क्या स्थिति है वहां पर। आपको लास्ट में एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यह प्रश्न इस पूरे सेशन से संबंधित होगा, यानी हो सकता है कि मेंस के लेवल पर भी हो और हो सकता है कि प्रीलिम्स के लेवल पर हो। आपको यह भी बताना है कि यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन या जीएस प्रश्न पत्र के किस खंड से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी खबर को। खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई थी। खबर देखिए क्या है। खबर है स्लट सेडक्ट्रेस आर सिंपली विमेन, eve teasing is street sexual harassment, what Supreme Court handbook on gender stereotypes says। यानी सुप्रीम कोर्ट की जो भी हाल ही में एक हैंडबुक जारी की गई है वह जेंडर स्टीरियोटाइप्स को कैसे संबोधित करती है, इसके लिए क्या बातें कहती है। आइए देखते हैं खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है। तो अभी हमने चर्चा भी की कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक लाने की बात कही है और इस हैंडबुक को उन्होंने जारी कर दिया है, जिसमें कुछ खास शब्दों को उन्होंने चुना है और उनके बदले में अब कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे जो कि एक परिवर्तनशील समाज को दर्शाएंगे, उनके बारे में इनमें चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने पर एक हैंडबुक तैयार की है, जिस हैंडबुक का नाम रखा गया है जेंडर स्टीरियोटाइप कॉम्बैट हैंडबुक। ध्यान रखेगा, नाम क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप कॉम्बैट हैंडबुक। जो क्यों बनाई जा रही है, यह मुख्य रूप से बनाई जा रही है ताकि न्याय देते समय न्यायाधीश हो, चाहे वकील हो या प्रैक्टिशनर भी उनमें शामिल हैं, ये सभी ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो हर समुदाय की गरिमा को दर्शाए, खासकर महिलाओं की गरिमा को दर्शाए। इससे पहले एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए भी एक हैंडबुक जारी की गई थी जिनमें कुछ खास शब्दों को शामिल किया गया है और अब यह महिलाओं के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि न्यायिक प्रवचन की भाषा महिलाओं के बारे में पुरातनपंथी ना हो और उनके बारे में गलत विचारों को ना दर्शा पाए, एक परिवर्तनशील समाज को दर्शाए। इसलिए इस हैंडबुक को जारी किया गया है। यह वकीलों के साथ साथ न्यायाधीशों के लिए भी होगी, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। आइए जानते हैं इस हैंडबुक के बारे में कि आखिर यह हैंडबुक है क्या। यदि बात करें इस हैंडबुक की तो यह 30 पन्नों की एक पुस्तिका होगी, यानी एक हैंडबुक होगी जिसे आप हाथ में लेकर चल सकते हैं। कुछ खास शब्दों को इसमें शामिल किया गया है।
इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिलाओं के बारे में रूढ़िवादिता को पहचानना, यानी पहचानने के लिए, इसको समझने के लिए और उसका मुकाबला करने में न्यायाधीशों और कानूनी समुदाय की सहायता करना। यानी कुछ ऐसे शब्द शामिल हैं, चाहे किसी भी प्रकार का केस हो, कोई भी केस हो। कई बार हम देखते हैं रेप का केस भी आता है, जिसमें खुद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वर्ष 2017-18 के दौरान कुछ खास केस देखे गए हैं। उन केसों में कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो महिला की गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाते हैं। तो महिला की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उन शब्दों को बदलने की बात कही है मुख्य न्यायाधीश ने, इसलिए इस हैंडबुक को जारी किया गया है। यानी महिलाओं की रूढ़िवादिता को पहचाना जाएगा, उन शब्दों को हटाया जाएगा और उन शब्दों के स्थान पर नए शब्दों को ऐड किया जाएगा, और यही इस हैंडबुक में किया गया है। यह हैंडबुक महिलाओं के बारे में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य रूढ़िवादी शब्दों और वाक्यांशों की पहचान करेगा। पहचान करने के साथ साथ उनकी रिप्लेसमेंट सुझाएगा, और इनकी रिप्लेसमेंट को सुझाया भी गया है। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कई बार न्यायाधीश या वकील खुद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो काफी नेगेटिव भी होते हैं। हालांकि वे कई केसों में, पिछले चाहे न्यायाधीशों से संबंधित केस हो या चाहे वे किसी भी न्यायालय के संबंधित केस हो, यानी चाहे जिला सत्र न्यायालय हो या हाई कोर्ट हो, कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जो महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, या LGBT कम्युनिटी की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, या किसी बच्चे की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। तो ऐसे शब्दों को हटाने की बात कही है, ऐसे वाक्यांशों को हटाने की बात कही गई है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि कानून और भारत के संविधान की परिवर्तनकारी परियोजना को बाधित ना किया जा सके। हम जानते हैं कि भारत के संविधान में शामिल है कि परिवर्तन हो, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, जैसे जैसे समय बदलता है, एक लोक कल्याणकारी राज्य में जैसे हम परिवर्तित होना चाहते हैं, तो ऐसे में इन परिवर्तन को भी हमारे लिए रखना जरूरी है। लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकार सुरक्षित रखना भारतीय संविधान की आवश्यकता है और वर्तमान समाज की भी आवश्यकता है। इन्हीं सभी चरणों के लिहाज से, इन सभी बातों को सोचते हुए मुख्य न्यायाधीश ने इस हैंडबुक को जारी करने की बात कही है। हालांकि इसके लिए कमेटी बिठाई गई थी, जो कि न्यायाधीशों की ही कमेटी थी। उसमें कुछ महिला मेंबर्स भी शामिल किए गए थे और इनके थ्रू ही इस हैंडबुक को तैयार किया गया है। ये तो हमने जाना हैंडबुक के बारे में। इससे जुड़ी कुछ खास तथ्य और हैं जिन्हें जान लीजिए, जिसमें मुख्य न्यायाधीश ने कहा उन्होंने कई केस का हवाला दिया। जैसे निर्भया केस का उन्होंने हवाला दिया, एक केस केरल से संबंधित था उसका भी उन्होंने हवाला दिया और कहा कि इसमें कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, और इन शब्दों के कई बार इस्तेमाल से समाज उन शब्दों को सुनता है और उनकी आम बोलचाल की भाषा में वे शब्द शामिल हो जाते हैं जो कि नेगेटिविटी को दर्शाते हैं। ऐसे में उन्होंने इन सभी केस का हवाला देते हुए कहा कि न्यायाधीश अनजाने में महिलाओं के रूढ़िवादी चरित्र का चित्रण करते हैं और चरित्र चित्रण के लिए उन शब्दों का उपयोग करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। इसमें लैंगिक अन्यायपूर्ण शब्दों की एक शब्दावली शामिल है। इस हैंडबुक की चर्चा चल रही है, इसमें एक जो महिलाओं के लिए अन्यायपूर्ण शब्द है उन शब्दावलियों को शामिल किया गया, उनको हटाने के बाद वैकल्पिक शब्दों और वाक्यांशों को सुझाया गया है। ठीक है, इसका उपयोग दलीलों के साथ साथ आदेशों और निर्णय का मसौदा तैयार करते समय भी किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, किसके लिए? न्यायाधीशों के लिए भी है और वकीलों के लिए भी है। यह बुक न्यायाधीशों को ऐसी भाषा की पहचान करने और उससे बचने में मदद करेगी जो लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। यानी किसी भी प्रकार के ऐसे शब्द जो लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहे हैं हमारे समाज में, या उनके आसपास बोलचाल की भाषा में भी उनको शामिल किया जा रहा है, जिससे समाज उससे अवगत होगा, समाज उसे देखेगा, सुनेगा। तो ऐसे शब्दों को हटाने की बात कही है, ऐसे शब्दों को रिप्लेस करने की बात कही गई है। जैसे इसमें एक शब्द है चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, इसे हटाकर चेंज करके शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है चाइल्ड हु हैज बीन ट्रैफिक्ड। तो ऐसे शब्दों का भी इसमें यहाँ समावेशन किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है कुछ खास शब्दों से। आइए देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं। कुछ खास शब्द यहाँ पर लिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे देख सकते हैं। कुछ खास शब्दों पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे इसमें है ईव टीजिंग, इस शब्द को अब हटाकर स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट के रूप में लिया जाएगा। इसके बाद हाउस वाइफ जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसे हटाकर हाउस मेकर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा कुछ शब्द हैं जैसे अनवेड मदर, तो इसके लिए केवल मदर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि आप अपनी वाइफ के लिए अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी व्यक्ति किसी भी दलील में, किसी भी मसौदे को तैयार करते हुए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करता है, जैसे
ड्यूटीफुल वाइफ जैसे फेथफुल वाइफ या गुड वाइफ या ओबीडियंट वाइफ। तो अब इन सभी शब्दों को हटाकर केवल एक शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, वाइफ। यानी वाइफ केवल वाइफ है, इसे अन्य कैटेगरी में डिवाइड ना करने की बात कही गई है। इसके अलावा हमने अभी चर्चा भी की, जैसे कुछ खास शब्द हैं, कीप या रखेल जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं जो अपने आप में काफी नेगेटिव शब्द हैं। इन शब्दों को हटाकर वहां पर वुमेन विद whom a man has had romantic और सेक्सुअल रिलेशन आउटसाइड ऑफ मैरिज, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने का सजेशन का सुझाव इसमें दिया गया है। कुछ और भी शब्द हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसे अफेयर के लिए आप शब्द हटाने की बात कही है, यानी महिला के लिए यदि आप या किसी के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं तो अब अफेयर की जगह आप रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। बास्टर्ड अपने आप में काफी नेगेटिव शब्द है, इस शब्द को हटाकर कहा है नॉन मैरिटल चाइल्ड और अ चाइल्ड हुज पेरेंट वर नॉट मैरिड, ऐसे शब्दों के इस्तेमाल की बात उन्होंने कही है, ताकि जो समाज में गंदगी है, नेगेटिव शब्द है, इन शब्दों को हटाया जा सके आसानी से और हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो किसी भी व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखकर बोला जा सके। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं अगले विषय को। विषय में है जजों के लिए सही शब्दों का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकारों को संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट को जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपने खास फैसले देते हैं और फैसलों को अमूमन सभी लोग मानते हैं। ऐसे में इनकी भाषा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, यानी कैसे शब्दों का इस्तेमाल ये करते हैं, कैसी भाषा का प्रयोग ये करते हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए तर्क दिया जा रहा है कि न्यायाधीश की भाषा न केवल कानून की व्याख्या को दर्शाती है बल्कि समाज के बारे में उनकी धारणा को भी दर्शाती है। यानी कोई न्यायाधीश कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है यह दर्शाता है कि वे समाज के बारे में, समाज के खास वर्ग के बारे में, समाज के उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे समझते हैं, उनकी धारणा क्या है, कहीं ये पूर्व धारणा से ग्रसित तो नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि न्यायाधीश की भाषा क्या होती है, किसी समाज के बारे में भी दर्शाती है, इसलिए इसकी भाषा आसान, सही, सकारात्मक होनी चाहिए। ऐसे में रूढ़िवादी भाषा हमारे संवैधानिक लोकाचार के विपरीत विचारों को ट्रेन करती है, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है, कानून के जीवन के लिए यानी लाइफ ऑफ लॉ के लिए जरूरी है कि आप सही लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कानून जीवन पर्यंत आगे बढ़ने वाला है, उसमें कुछ ही बदलाव होंगे। बहुत सोच समझ के इन कानूनों को तैयार किया गया है। ऐसे में उसकी भाषा ऐसी हो जो सार्वकालिक हो सके तो सही हो, यानी किसी भी व्यक्ति की गरिमा को यह ठेस न पहुंचाने वाली हो। शब्द वह साधन है जिसके माध्यम से कानून के मूल्यों का संचार होता है, इसलिए जरूरी है कि ये शब्द महत्वपूर्ण हो, कानून की जो वैल्यू है, जो मूल्य है, वे बचाए रखे जा सकें, यहाँ पर संरक्षित रखे जा सकें, इसलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जरूरी है। शब्द कानून निर्माता या न्यायाधीश के अंतिम इरादे को राष्ट्र तक पहुंचाते हैं। इसके बारे में हमने चर्चा भी की कि कोई न्यायाधीश, कोई कानून में कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, कौन व्यक्ति, चाहे वो वकील हो, चाहे न्यायाधीश हो, जज हो, कोई कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है किसी मसौदे के संदर्भ में, किसी निर्णय के संदर्भ में, यह राष्ट्र को संबोधन के रूप में भी देखा जाता है, राष्ट्र के लिए एक संबोधन के रूप में देखा जाता है, राष्ट्र तक ये शब्द पहुंचते हैं। ऐसे में इन शब्दों का ठीक तरीके से मोल तोल कर बोलना और सोचना जरूरी है, इसलिए न्यायाधीशों के लिए शब्द भाषा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अन्य देशों के प्रयासों के बारे में यदि चर्चा करें तो अन्य देशों में शिक्षाविदों और अभ्यासकर्ताओं दोनों द्वारा कुछ संचालित परियोजनाएं शामिल की गई हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए कनाडा की ही बात करें तो वहां पर जो प्रैक्टिशनर्स हैं, महिलाएं हैं या कुछ संस्थाएं हैं जो महिला के विचारों के संदर्भ में है या महिला के सपोर्टिव है, तो वे ऐसे शब्दों को ध्यान में रखती हैं। इसके अलावा कुछ खास केस की स्टडीज करती हैं और इसके संदर्भ में उन्हें हाईलाइट करती हैं। कुछ शैडो जजमेंट भी वो तैयार करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अन्य देशों में ऐसे जजमेंट को ध्यान रखा जाता है और फिर उन पर चर्चा होती है। यानी ये जो परियोजनाएं हैं जो संचालित की जाती हैं, ये परियोजनाएं अदालत की प्रैक्टिस के लिए मिरर का काम करती हैं। जब शिक्षाविदों के द्वारा, प्रैक्टिशनर्स के द्वारा जब परियोजनाएं संचालित की जाती हैं, समाज में समानता स्थापित करने के लिए ये खास शब्दों को देखते हैं, खास शब्दों की प्रैक्टिस करते हैं और खास शब्दों की शब्दावलियां शामिल करते हैं। तो ये सभी शब्दावलियां, ये एक बुकलेट जो है इनकी, यह अदालत की प्रैक्टिस के लिए एक मिरर का काम करती हैं। वहां ये सब समानता को ध्यान में रखकर
कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए कनाडा की महिला अदालत हो, महिला वकीलों, शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं का एक समूह समानता कानून पर शैडो जजमेंट भी लिखता है। भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो भारतीय नारीवादी निर्णय परियोजना में भी निर्णयों को पुनर्लिखित किया जाता है। ध्यान रखिएगा इनमें कौन कौन से मुख्य रूप से महिलाएं शामिल हैं जो अधिवक्ता हैं। तो यदि बात करें इनमें नेतृत्वकर्ता के रूप में महिलाओं की, तो अधिवक्ता झूमा से नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी आदि इसके तहत शामिल किए गए हैं। ये सभी मिलकर कुछ खास जजमेंट्स हैं, कुछ खास शब्द हैं जिनके ऊपर कार्य करते हैं, उन्हें पुनः या फिर से लिखते हैं ताकि महिलाओं के लिए ठीक तरीके से बात बाहर निकल पाए, ठीक तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको इस सवाल का जवाब बताना है कि भारत में कौन सी प्रमुख अधिवक्ता महिला है और कौन सी प्रमुख महिला जज है जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं और उन निर्णयों का आज भी इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिला के आपके पास एक ऐसा नोट तैयार हो जाएगा जो महिला जजों के निर्णयों, महिला जज और महिला अधिवक्ता के रूप में कौन कौन से प्रमुख वाद रहे हैं इनके बारे में आपको डिटेल से मिल जाएगा और आप इनके शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। जहां कहीं भी आपको निबंध में यदि ऐसे कोई शब्द मिले, कोई लाइन्स आए, तो आप वहां पर उन चीजों को कोट कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।